आपने सरकारी बसें बंद कर दी, कम से कम 20 रूट बंद हो गए। उसमें जो सरकारी बसों में छात्रों को आईडी कार्ड दिखा के 50% की जो छूट मिलती थी, महिलाओं को जो 30% की छूट मिलती थी, सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी वो बंद हो गई। अब केवल निजी बसों के आधार पर आपने उनकी मोनोपोली कर दी और ये सिटी बसें सरकारी बसें चला नहीं रहे। प्रश्न पूछना और मैंने जैसा कहा मानिए कि 4 साल पहले आपने कहा कि 600 बसें चलाएंगे और अभी भी 200 बसें चल रही है। आप बात प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न पूछना ही नहीं। आप प्रश्न पूछ रहा हूं, ये बात बोल चुके हैं, बार बार बोलेंगे क्या? प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2019 में आपने 600 बसें चलाने की घोषणा की थी सदन में और अब आप कह रहे हैं कि वो 200 बसें चल रही है, तो 600 बसों का क्या हुआ? इन 3000 के आंकड़ा दे दिया मैंने आपको। आप बसें चलाने में इंटरेस्टेड हो या छूट लेने में इंटरेस्टेड हो? अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। सर ये क्या जवाब देते हैं? दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे हो। अन्य जिलों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 4-5 स्थान पर होती है, लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं उन बिंदु के बारे में मैं डीओपी से डिस्कस करूंगा। वैसे संविधान का अनुच्छेद 16(2) जो है वो इस बात को लिए रोकता है। 16(3) में ये जरूर प्रावधान है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनको हटा सकती है। 16(6) का इंटरप्रिटेशन जब हम आउट ऑफ स्टेट के संबंध में करते हैं उस समय कि राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश का ये आ सकता है नहीं सकता, उस संबंध में संविधान का 16(6) है। विद इन दी स्टेट आज भी पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, तो ये जजमेंट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती वहाँ भी रुकनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद जो स्थिति बनी हुई उसके संबंध में सरकार कुछ न कुछ, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट गिव फिगर। नॉन ट्राइबल इलाके में, नॉन टीएसपी इलाके में 1 करोड़ आदिवासी हैं, भील 1 करोड़, जो नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मावली, सिरोही, बाड़मेर में जो हैं वो बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उनका फिगर दे रहा हूं मैं। 77,000 की भर्ती हुई है, उनमें भील जो है, जो नॉन टीएसपी के भील हैं, उनकी संख्या 200 भी नहीं है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जिसमें टीएसपी में आपने क्लोज कैटर कर दी, उनका तो कंपटीशन उसी में हो रहा है। और वही आदिवासी जो महाराणा प्रताप की जब लड़ाई लड़ा, वो आदिवासी नॉन टीएसपी में नहीं है, नॉन टीएसपी के अंदर आ गया, उसका कंपटीशन दूसरों से हो रहा है और उसके कारण ये डिस्क्रिपेंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए। एक तरफ पोस्टें खाली है, दूसरी तरफ हम स्टेट के रिक्रूटमेंट के कारण उन लोगों को एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में निश्चित तौर पर निर्णय करना चाहिए। ये जजमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिक्रूटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए यदि पुलिस का रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो बाकी सर्विसेज के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र में संबंधित भर्ती यूनिट जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी सम्मिलित है का विकल्प चयनित किया जाना होता है, परंतु उसमें भी स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। संबंधित भर्ती यूनिट का विकल्प लेकर उस भर्ती में किसी भी जिले का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है एवं वरीयता में आने पर उसका भी चयन उस यूनिट में हो सकता है। मंत्री जी, फिर भी आपने जो सुझाव दिए हैं मैं उसको रिव्यू करवाऊंगा। कानून कौन बनाता है? ये विधानसभा कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के संबंध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये जो डिस्क्रिपेंसी उसका न्याय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर वापस निर्णय करना चाहिए कि क्या हम इस तरह के निर्णय जो हम लेकर उसके आधार पर हमने ब्लैंकेट कर दिया। इसी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था, टीचर की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, जिला परिषद के अंदर रिक्रूटमेंट टीचर का जिला परिषद के अंदर होता था। केवल एक उदाहरण के कारण हमने उसको पूरी के पूरी सिस्टम को ठीक कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें दोबारा दूसरी स्टेट्स के भी पता लगा लें आप। मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिपेंसी के संबंध में सरकार को कोई कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए जिससे केवल मात्र हम इस भर्ती की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उन हजारों जगह पर हम बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर टीचर उपलब्ध नहीं है, सब सेंटर उपलब्ध नहीं है और माइग्रेट करने के लिए स्थिति बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप 100% भर्ती सीकर यूनियनों में आपकी टीचर की और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती वहाँ पर है। एक भी वैकेंसी खोलने से 1500 आदमी तैयार है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ऐसे हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लैंग्वेज के संबंध में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ बोली बदलती है, उसको राइडर डाल दें आप, इस डिस्ट्रिक्ट में इस बोले के आदमी को प्राथमिकता देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे बोली वाला डिप्राइव हो जाएगा। कुछ न कुछ सरकार को इस संबंध में निर्णय करना चाहिए जिससे यहाँ के बच्चों के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है वो ठीक ढंग से एड्रेस की जा सके।
अगला प्रश्न माननीय मंत्री आप कहते कहते 5 साल पूरे हो गए, हुआ कुछ नहीं। माननीय बैठे, कुछ नहीं हुआ। 5 साल पूरे हो गए, यही इसी शासन से आपने व्यवस्था दी है। बार बार आपने कहा है। अंकित नहीं होगा, मैं आई थ्रो हिम आउट। मिस्टर सेम लोड़ा, मैं मिस्टर बैठे मान सदस्य की प्रॉब्लम है क्या? स्प्रिंग लगी हुई है अपने क्या? माननीय मिस्टर चित्तौड़ के सदस्य, आपको स्प्रिंग लगी हुई क्या? माननीय सेम लोड़ा, मैं आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूं, मैं प्लीज बैठे, आई एम ऑन लेग, बैठे प्लीज। आप इतने सीनियर आदमी होकर आप गलत ट्रेडिशन डाल रहे हैं। मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं, आप बेस्ट लेजिस्लेटर भी लें। हमें सोचना पड़ेगा कि जो अच्छे विधायक रहे हैं उनको अच्छे विधायक के बारे में जो हमने निर्णय किया उसे पुनर्लोकन करेंगे। हमें कुछ निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर आशा करता हूं कि मैं आई विल नॉट गिव लैटिट्यूड। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा देवी, प्लीज बैठे। शोभा देवी प्रश्न संख्या 482। बाबा अंकित नहीं हो मिस्टर सेमोड़ा, आई एम लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, डोंट गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सेट ए रॉन्ग एग्जांपल। आखिरी सदन चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का परंपरा बने। फिर आपको कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी? नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं एक बार पहले भी कर चुके हैं आप, एक बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं बाहर निकालने का, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता मैं। और विधानसभा जो सुमेरपुर कृषि मंडी से जुड़ा हुआ है, जिसकी 12 ग्राम पंचायत है, 34 गांव है, लेकिन आज दिन तक एक भी सड़क जो मिसिंग लिंक है उस 12 ग्राम पंचायत के लिए नहीं जोड़ा है। तो एक मात्र रशियावास खुद से बिठिया तक सड़क है, उसको मंत्री जी क्या इसके लिए सैंक्शन देने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सड़क स्वीकृति की जाती है वो मंडी स्तर पर जो बजट उपलब्ध होता है उसके आधार पर की जाती है, और वहाँ पर मंडी में बजट उपलब्ध नहीं है, इस कारण से वहाँ पर किसी प्रकार की स्वीकृति कोई जारी नहीं की जा सकी। यदि आगे बजट इकट्ठा होगा तो स्वीकृति जारी की जाएगी, आप प्रस्ताव दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 3 किलोमीटर सड़क है और पैसा नहीं है, मंडी का पैसा है, ये पूछ रहे हैं मंडी में पैसा है क्या? मंडी का पैसा तो आपने सरकार ने मंगवा लिया, वहाँ है, सरकार ने मंगवा लिया। प्लीज मैं आई विल थ्रो यू मिस्टर, बहुत गलत परंपरा, तीसरी बार एमएलए हो आप। मंडी में प्रॉब्लम है कुछ आपको? मंडी में जो विकास फंड बहुत गलत बात है, सरकार ने मंगवा लिया है। अगर मंत्री जी माननीय मंत्री जी, मंडी के आय में से बना सकते क्या सड़क? अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास आंकड़े बजट मंडी में उपलब्ध नहीं है, इस वजह से सड़क स्वीकृत नहीं की जा सकती। जैसे ही यदि बजट उपलब्ध हुआ तो कर देंगे आप। अगला प्रश्न श्री कैलाश सिंह मेघवाल, माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की क्रियान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री शंकर सिंह रावत, श्री राजेंद्र राठौर, श्री सतीश पूनिया, हमीर सिंह भायल, श्री राम प्रताप कासनिया, श्री ललित कुमार ओसवाल, श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री नारायण सिंह देवल, श्री प्रताप लाल भील, श्री अमृतलाल मीणा, श्री बाबूलाल जाडोल, श्री चंद्रमान सिंह आकिया, श्री सुभाष पूनिया, श्री पुराराम चौधरी, श्री गोविंद प्रसाद, श्री रामलाल शर्मा, श्री हरिंद्र निमावा, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्रीमती शोभा चौहान, श्री धर्मनाथ जोशी, श्री अभिनेश महर्षि, श्री प्रताप सिंह, श्री संजय शर्मा, श्री गोपीचंद मीणा जहादपुर, श्री कालीचंद सराब, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री रूपाराम मकराना, श्रीमती कल्पना देवी, श्री फूल सिंह मीणा, श्रीमती अनिता बदेल, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री जोराराम कुमावत, श्री मदन दिलावर, श्री रामस्वरूप लांबा, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्री कालूराम, श्री जब्बर सिंह सांकला, श्री बिहारी लाल, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्रीमती संतोष, श्री वासुदेव देवनानी। 2, श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर की नगर पालिका आबू रोड में सीवरेज कार्यों में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री छगन सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिपरजॉय तूफान प्रभावित जिलों में लोन रिन्यू की अवधि बढ़ाने के संबंध में। श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिपरजॉय तूफान प्रभावित क्षेत्रों में लोन रिन्यू की अवधि बढ़ाने के संबंध में। श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पद स्थापना किए जाने के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफिया द्वारा लगातार हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने एवं बजरी के अवैध खनन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री राजकुमार रोज, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 84 में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बलवान पूनिया, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र
भादरा में हुए फसल बीमा क्लेम का क्रॉप कटिंग से किसानों को भुगतान दिलवाए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री धर्मनाथ जोशी, श्री अभिनेश महर्षि, श्री फूल सिंह मीणा, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री सतीश पूनिया, MC बलवान पूनिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना है। श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में विपर्जय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में विपर्जय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं का पुनर्निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबगा में बड़ोपल डेर के नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के भील समाज को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा TSP क्षेत्र की भांति मूलभूत सुविधा यथा शिक्षा, पानी एवं बिजली उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री सुरेश टाक सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्रामीण बस सेवा सुचारू रूप से प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में श्रीमती सफिया जुबैर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पंजाबी एवं उर्दू विषयों के शिक्षकों का पदस्थापना करने के संबंध में श्री निर्मल कुमावत सदस्य की ओर से सांबर फुलेरा को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री गिरदायला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ करवाकर घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री कन्हैयालाल सदस्य की ओर से मालपुरा उपखंड को नवीन जिला बनाए जाने के संबंध में श्री सुरेश सिंह रावत सदस्य की ओर से रूपनगढ़ कस्बे को अजमेर जिले में यथावत रखने जाने के संबंध में श्री बिहारीलाल सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वंचित परिवारों को भी पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा सोजत में फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र दिलवाए जाने के संबंध में श्री प्रताप लाल बील सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र घोगुंदा में क्रमोन्नत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के संबंध में श्री मदन प्रजापत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबा का किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री धर्मनारायण जोशी। आज बजरी जैसे महत्वपूर्ण माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका माननीय सदस्य आपको बिल पर बोलने का पूरा अधिकार देंगे। आज टोंक के मैं आपको फिर आपको बल्ला बोल की रैली का बहुत बड़ा आयोजन है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, मैं संक्षिप्त के अंदर जो बजरी राजस्थान में जो चीज अलाउ नहीं है, आई विल नॉट अलाउ इट। आज राजस्थान के बजट आई विल नॉट अलाउ इट। नहीं होगा धर्मनाथ जोशी, अंकन नहीं होगा धर्मनाथ जोशी। माननीय संरक्षण कीजिए ना, आपको अध्यक्ष की रूलिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मैंने आपको अलाउ कर रहा हूं, आपको बिल पर बोलने का पूरा अधिकार होगा। क्यों बजरी के जैसे संबंध में आप बोलना चाहते हैं, उस बजरी के संबंध में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत जो बिल आ रहा है उसमें आपको पूरा अधिकार बोलने का। अभी माननीय धर्मनाथ जोशी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की अंकित नहीं होगा धर्मनाथ जोशी, बाकी अंकित नहीं होगा धर्मनाथ जोशी। अध्यक्ष महोदय, देश की जो 60% आबादी हमारी खेतों पर निर्भर है, सारा उनका जो व्यवसाय केवल ऐसा मानना चाहिए, गांवों में जो रहने वाले या शहर में रहने वाले लगभग देश के 60% लोग केवल खेती पर निर्भर है, जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है और कृषि को आधार मान के उनका चलता है। परंतु मेरा निवेदन, आज जो मालिक बना देश का किसान, उस किसान की जो स्थिति है, वो किसान की स्थिति ऐसी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मनाथ रुको एक मिनट। माननीय पुखराज जी गर्ग, आप एक पार्टी के नेता हैं, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, नियम और कानून के अंतर्गत आपको पूरा अधिकार है बात करने का। ये प्रोटेस्ट इस तरह का अलाउ नहीं है। या तो सदन से आप बाहर चले जाएं, या मैं सदन से निकालने की कार्रवाई करूंगा। आप अपनी बात हो गई, अब अपने सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, पार्टी को आपको फिर मैं कह रहा हूं, ये गलत परंपरा में नहीं अलाउ करूंगा। प्लीज, आपकी बात हो गई, आपको पूरा मैं कह जाना है बाहर, मैं फिर मार्शल से भिजवाऊंगा आपको। आई डोंट वांट टू सेट एग्जाम्पल। मिस्टर गर्ग नहीं सुन रहे आप? अब आपने बात समझ में आ गया। आप माननीय सदस्य, आप अपने बात मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं आपको, माननीय सदस्य, माननीय पुखराज जी गर्ग, मैं आपको बाई नेम करूंगा, नहीं तो बाई नेम करूंगा मैं। माननीय सदस्य, मैं बाई नेम, आई नेम यू। धर्मनाथ जोशी,
माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की 60% आबादी खेती पर निर्भर है और सारी अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर है। परंतु आज हमारे देश के जो किसान की स्थिति है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। संसदीय समिति 2022 में एक बैठी, उस समिति ने 15-16 में एक रिपोर्ट दी। किसान की जो आय है वो 8,059 रुपए है। 18-19 में वो आय बढ़ करके 10,218 रुपए हुई। 4 साल में महज 2,159 रुपए उसकी आय, किसान की आय, और भारत सरकार ने मानी। और उसका जो खर्च है माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,226 रुपए खेती पर, 2,559 रुपए बुआई पर, 1,267 रुपए पशुपालन पर। उस किसान के हाथ में केवल 6,000 रुपए मासिक आ रहे हैं। आज उस किसान की स्थिति है कि हमारे देश के पिछले चुनाव में कर्ज पे बोलो, डिबेट नहीं है जनरल, कर्ज पे आओ। आपका मामला कर्ज माफी पर है। मेरा निवेदन वही कर रहा हूं। हमारे देश के एक नेता ने घोषणा की थी कि मैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और उसके बाद भी संपूर्ण कर्जा माफ। उसके बाद भी उन्होंने घोषणा की थी कि किसान के खाते में 72,000 रुपए डालेंगे। कुछ नहीं हुआ। और आज हम इस बात पर हम लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं। आज स्थिति ये माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के लगभग चार वर्षों में 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। कोई प्रॉब्लम है आपको? आपका पार्टी का आदमी बोल रहा है, प्रॉब्लम है कुछ? अपने पार्टी का डिसिप्लिन भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 वर्षों में 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। माननीय मंत्री जी, किसानों को नोटिस जारी हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,817 किसानों को नोटिस जारी हुए हैं। फसल बीमा की स्थिति है, एक नागौर का उदाहरण देता हूं मैं। फसल बीमा में कंपनी जो है, कंपनी का आदमी। आप प्लीज कर्ज पे बोले, आप किस पे बजा रहे हैं? कृषि की डिमांड नहीं है। मैं इसी पर बोलता हूं। प्लीज आप अपनी बात कंक्लूड करें, फिर दूसरे आदमी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसान की जो स्थिति आज, अभी ओले पड़े, ओले में हमारे क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ, उसके बाद भी मुझे लगता है कि कोई उसको नहीं किया गया। आज जंगली सुअर, ऐसा मानना चाहिए, जंगली सुअर भी अनेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रताप जी, के प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर सिंह भी बैठे आप प्लीज। मिस्टर सिंह भी आप क्या 5वीं बार 6ठी बार के एमएलए, पहली बार जीत गए? श्री अविनाश महर्षि, मान सदेश बैठे नहीं बोला प्लीज। मान्य प्लीज। तो चालू कराओ अध्यक्ष महोदय, हो गया। आप बोले आप भूमिका में टाइम हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम ही है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का कर्जा माफी करने की बात कही थी, पृष्ठ संख्या 3 के बिंदु संख्या 1 में। उसके बाद में कल्ला कमेटी बनी। कल्ला साहब तो विराज रहे हैं, लेकिन कल्ला कमेटी कहाँ गई इसका पता नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कई बार सदन के नेता ने यहाँ पर भी कही और कई बार इस बात की घोषणा की गई, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 66 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 99,996 करोड़ रुपए की उस समय आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 लाख किसानों का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारांकित सवाल के अंदर में आप बैठ जाइए, संरक्षण चाहते हैं, ताली तो बजाओ। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए आपके वादे किए गए हमने। आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाए। आप सीनियर आदमी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अंदर राजस्थान सरकार ने ये स्वीकार किया है कि इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के 30 नवंबर 2018 को स्वीकार किया है कि 3,49,257 किसानों की एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी। 5,638 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ होना था, जो आज बढ़कर के 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है।
किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहां के किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं 4 साल में 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। किसान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गई थी। लंपी वायरस के अंदर कुछ लोगों को, किसानों को कर ये दिया गया है। इसके अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लंपी में 15,67,000 पशुधन संक्रमित हुआ था। सरपंच संघ ने भी 5,13,000 पशुधन की मृत्यु होना बताया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिए, 76,030 गोवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ये सरकार ने ठगने का काम किया है, असत्य बोल करके सरकार सत्ता में आई है, ये आने अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद। फूल सिंह मीणा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 5 साल के अंदर, वास्तव में चुनाव के टाइम पर तो ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करके आए थे, और मेरे ही उदयपुर के अंदर इनके कांग्रेस के नेताजी ने कहा था कि बोला कि इन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे केवल और केवल 10 दिन के अंदर। गिनती भी बोली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन में कर्जा माफ करने वाली सरकार 5 साल तक इन किसानों का कोई सुध नहीं ली। एक कविता तो मेरे को आती नहीं है, मगर बोलने का प्रयास करता हूँ। 5 साल भी बीत गए लेकिन किसान अभी तक भी बेहाल ही है। आप क्या कर्जा माफ करेंगे? थी उनके पास जमीनें, उनको भी कुर्की से साफ करेंगे। क्या देते हो गरीब किसान को धोखा? आपके पास था 5 साल का मौका। कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है, लेवियां भी आपने तुलवाई, जनता कह रही है। अब 5 साल बीतने पर किसान याद आ रहे हैं, चुनाव पास आते ही नए सपने दिखा रहे हैं। किसानों को कांग्रेस की करतूत याद है, 5 साल तक गरीब करता रहा फरियाद है, पर कांग्रेस का शासन कान में तेल डालकर सोता रहा बेचारा। किसान खेतों में बिजली के लिए रोता रहा। अब किसान ही कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। झूठे वादे करने का फल होता है वो दिखाएंगे। वास्तव में अध्यक्ष महोदय एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने अध्यक्ष महोदय हमारी जो खेत कल्याण का खराबा आपदा के अंदर 33% का मुआवजा देने का वादा किया था, और हमारी फसल का खेत कल्याण का मुआवजा 33% का खराबा पे दिया था। मगर अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने ओलावृष्टि के अंदर खेत साफ हो गए, खेत रो रहा था, सर्वे सही नहीं की, उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। अध्यक्ष महोदय एक मिनट अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री हो गया चंद्रकांत जी, धन्यवाद। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, बोलने का समय दिया कर्ज माफी पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का समय देने का प्रयास करें। 2 मिनट सेकंड, 1 मिनट मिलता है, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सम्मान्य राहुल गांधी जी राजस्थान की धरती पर आए, और जिस तरह से उन्होंने चुनावी सभाओं में 1 से 10 तक गिनती गिनकर 10 दिन में किसान के संपूर्ण कर्जे को माफ करने का जो वादा किया, आज भी किसान राजस्थान के कोने कोने में उनको ढूंढ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोले वाले किसान उनकी बातों में भी आ गए और आप राज में भी आ गए, लेकिन 4 साल 7 महीने के बाद भी आज भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी तो दूर की बात है, अब तो किसानों की जमीन भी नीलाम होने लगी है, ये हम सबको मालूम है। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि 22 लाख किसानों का 16,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि केवल और केवल हम सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे। उसमें भी
50,000 तक का कर्जा तो सम्मान्य वसुंधरा जी जब हमारी मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ही माफ हो गया था। आप हमें इस सदन के माध्यम से ये बताने का कष्ट करें कि हकीकत में 50,000 से ज्यादा किस किसान का कितना कर्जा आपने माफ किया, तो निश्चित तौर पर किसान के साथ कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आप किसान पर दया कर रहे हो। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आखिर में क्या कारण रहा कि राहुल गांधी जी ने चुनावी सभाओं में कभी ये नहीं कहा कि हम सिर्फ सहकारी बैंक का ही कर्जा माफ करेंगे। आप ये बताइए कि क्या कारण रहा, नेशनल कॉमर्शियल हमारे नेशनलाइज जो भी बैंक के रूल्स के, उन सब का क्यों नहीं आपने कर्जा माफ किया, इसका भी कारण बताने का कष्ट करें। निश्चित तौर पर आप एक मिनट साहब अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के ऊपर इस बात को ढोलना, क्या हमने केंद्र सरकार से पूछकर ये वादा किया था? 1,35,000 से ज्यादा किसानों को नोटिस मिल चुके हैं और 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो चुकी है। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि किसान कितना दुखी होगा। आज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे लास्ट पॉइंट मुझे ये बताने का कष्ट करें कि बजट घोषणा 4 महीने के बाद न तो एक मानसदा साहब समझ में नहीं आ रहा। मानसदा सतीश बुनिया जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जून 2019 की घटना है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव की सोनलाल कडेल एक किसान एक लाइव वीडियो जारी करता अपने सुसाइड का, और उस लाइव वीडियो में इस बात को मुखर तौर पर कहता है कि मैं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी से तंग आकर उस कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, और मेरी इस आत्महत्या का जिम्मेवार कोई है, ये स्पष्ट उस वीडियो में उस सोनलाल कडेल ने ये कहा कि मेरी हत्या का कोई जिम्मेवार है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये लाइव वीडियो है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये घटना 2019 की है, लेकिन ये घटनाएं यहीं नहीं रुकी। जुलाई 2022 में 12 जिले के किसान मुरलीधर मीणा ने सुसाइड की। जून 2022 में करौली के नादोती के किसान कमलराम मीणा ने साहूकार के कर्जे से तंग आकर आत्महत्या की, और मार्च 2022 में पृथ्वीराज मीणा ने सुसाइड कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुसाइड इसलिए किया, ये समाज का सुसाइड था, ये सरकार का सुसाइड था, क्योंकि कांग्रेस के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता 2018 में कैंपेन के लिए आते हैं राजस्थान में, और हनुमानगढ़ की सभा में अभी जिक्र किया जिसका 10 तक की गिनती का, जिन लोगों ने तेजाब फिल्म देखी होगी उसका आनंद लिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नेता भूल गए कि गिनती 10 तक थी। लेकिन आज 1700 दिन हो गए। वो जो 2018 का बयान था उसमें यह दावा किया था, सूरज चाहे नहीं उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, हम सरकार आते ही किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 लाख किसान 1 लाख करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहे हैं, और यही सदन है, यही सरकार है। एक बार नहीं, 2 बार खुद के मेरे प्रश्न के जवाब में और विद्याधर नगर से आने वाले माननीय विधायक के जवाब में 19,422 किसानों की नीलामों की जमीनों की नीलामी स्वीकार की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की वादा खिलाफी केवल बयानों में नहीं, जन घोषणा पत्र के कृषक कल्याण के पेज नंबर 101.1 के उसमें घोषणा करिए। अरे किस मुंह से बात अरे क्या किस मुंह से बात करते हो? आपको हक है क्या बात करने का? दलाली करते हो यहाँ पे, दलाली करते हो यहाँ पे। मोदी जी ने क्या कहा था? माफी पे जवाब दो। दलाली क्या कहा था मोदी जी को? फांसी दो। मोदी जी वाला भी तो फांसी दो। मोदी जी का भी तो बोलो। मोदी मुर्दाबाद। मोदी जी का बोलो।
चुनाव में किसानों का कर्जा देंगे, माफ करेंगे। राजस्थान किसानों के साथ धोखा। मोदी के वीडियो पड़े। सतीश पुनिया जी वाइंड अप करें। आप वाइंड अप करें, अपनी बात को वाइंड अप करें। सतीश पुनिया अपनी बात को वाइंड अप करें। धन्यवाद। बलराम पुनिया। अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, भादरा विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से दिलवाने की बात को लेकर के मैंने सरकार से कई बार मांग करी। मैंने बोला था। अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आपके मंत्री नहीं बोलेगा, वो बलराम पुनिया बोलेगा। नहीं बोला बलराम। हनुमानगढ़ जिले में फसल बीमा क्लेम का अभी तक पूरा निपटारा। आप जगह पे जाओ, अपने जगह पे जाओ, अपने जगह पे जाओ, जगह पे नहीं बोलना, जगह पे जाकर जगह जाओ, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा बलराम पुनिया बोलिए, नहीं समझ में आना चाहते। अभी तक क्लेम का निपटारा सही ढंग से नहीं हुआ है। 2020 रबी की कई पॉलिसियां तथा 2021-22 रबी की पॉलिसियां भी अभी तक बाकी हैं तथा 2022 खरीफ में आज भी बहुत सी पॉलिसियां तथा अजीतपुरा मुंसरी समेत कई पटवार मंडलों का बीमा क्लेम अभी बाकी है। गलत बात। तथा 2022 की कई बैंकों की पॉलिसियां बिना बताए किसानों को रिजेक्ट कर दी गई हैं। पर्णिका पंजाब नेशनल बैंक समेत जिले के कई बैंकों की पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी गई हैं, जो कि बहाल कर किसानों के खातों में बीमा क्लेम डलवाने का कष्ट करें। श्रीमान, यही नहीं, बीमा कंपनी ने अभी तक आंकड़े सार्वजनिक रूप से पूर्ण नहीं किए तथा कितने किसानों के खातों में अब तक बीमा दिया है तथा किस पटवार मंडल में कितना बीमा क्लेम तय हुआ है तथा बीमा कंपनी के पास आज भी मानव संसाधन की कमी है, जिससे किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में आज भी किसान क्रॉप कटिंग की मांग को लेकर के बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात साझा करना चाहूंगा, मेरी विधानसभा में अभी तक 1450 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसान के खाते में आया, लेकिन 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम अभी पाइपलाइन में। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का इस बात के लिए तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बीमा क्लेम 1450 करोड़ आया, लेकिन जिले भर के किसानों का बीमा क्लेम अभी भी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट ये बताना चाहता हूँ, राजेंद्र राठौड़ के पास कोई आंकड़े नहीं है, ये झूठी बात कर रहे हैं। ये चूरू जिले के किसान आज भी बीमा क्लेम को लेकर के लड़ रहे हैं, इनके पास कोई सामान नहीं है, ये यूं ही कर रहे हैं। ये खुद मोदी जी ने किसान का कर्जा 1 रुपया माफ नहीं करा, ये सिर्फ स्कोर करने होगा बेटे, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। 295 श्री जोराराम कुमावत, श्री जोराराम कुमावत, श्री छगन सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री गोविंद प्रसाद, श्री सुरेश टाक, श्रीमती सफिया जुबैर, श्री निर्मल कुमावत, श्री गिरधारी लाल, श्री गिरधारी लाल। अध्यक्ष महोदय,
आपने नियम 255 में उल्लेख के प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 3 साल पहले श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचाने के लिए 2022 में सर किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ये किसने कहा था? अधिक राशि की जल जीवन मिशन परियोजना स्वीकृत की थी, मगर आज 3 साल बाद भी करीबन 1 दर्जन गांव में ही काम शुरू हुआ है। क्षेत्र के सैकड़ों गांव अभी भी काम शुरू होने के वंचित है। अध्यक्ष महोदय, इस बड़े प्रोजेक्ट के कार्य धरातल पर अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य धरातल पर शुरू करवाकर प्रत्येक घर तक नल व जल पहुंचाने का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री बिहारी लाल, मैं दूसरा बोल रही हूँ। श्रीमती शोभा चौहान, श्री प्रताप लाल भील, श्री मदन प्रजापत, श्री कालूराम। समिति के प्रतिवेदन श्री राजेंद्र राठौड़, वित्तीय कार्य अनुपूरक मांग अनुदान की मांग पर 2023-24 प्रथम संकलन का उपस्थापन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रथम संकलन का उपस्थापन करता हूं। विधेयक पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक श्री राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम की अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023। राजेंद्र यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां गए हैं, जो पक्ष में ना गए हैं, हाँ पक्ष जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक प्रस्तावित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को पूर्व स्थापित करता हूं। श्री राजेंद्र राठौड़, सभापति जनलेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2023-24 की 4 प्रतिवेदन सदन में उपस्थित करता हूं। विचारार्थ लिए जाने वाला विधेयक राजस्थान कारागार विधेयक 2023। श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्री रामलाल शर्मा, श्री मदन दिलावर, बाद में बोलेंगे। राजेंद्र राठौड़ बाद में बोलेंगे। श्री अशोक लावटी, बाबूलाल जाडोल, ज्ञानचंद पारक, राम प्रताप कसानिया, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, चंद्रभान सिंह आज्ञा, धर्मनारायण जोशी, वासुदेव देवनानी, श्री संदीप शर्मा, श्री अमृतलाल मीणा, श्री अविनाश, श्री रूपाराम मकराना, श्री बिहारी लाल। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान कारागार बिल 2023 पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जेल सुधार पर अनेक समितियां बनी, अनेक कमेटियां बनी, अनेक रिपोर्टें आई और बरसों से जेल सुधार की बातें चलती रही। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आए, केंद्र को भी कहा जेल मैनुअल बनाया जाए। 16 जेल मैनुअल बना भी, उसके बाद अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई है कि एक नया जेल मैनुअल बनके तैयार है। 16 के जेल मैनुअल को 18 प्रदेशों ने माना। वैसे तो स्टेट्स सूची का सब्जेक्ट है जेल, और इस पे ये सरकार राजस्थान कारागार बिल
2023 लेके आई है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम में 3 वर्ष से कम कठोर कारावास के बंदियों के लिए धारा 7 ये कहते हैं अधिनियम में 3 वर्ष से कम कठोर कारावास के बंदियों के लिए अस्थायी कार्य शिविरों की स्थापना की बात की गई है। इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि राज्य सरकार कार्य उपलब्ध करवाएगी या स्वयं बंदी को अपने कार्य ढूंढना होगा। धारा 18 कारागार अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को अभी भी जेलर, मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी कहा जा रहा है। अधिनियम में इनके पदनाम परिवर्तन होने चाहिए थे। जेलर पदनाम औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। धारा 18 में कहा गया है कि जेलर कारागार के परिसर के भीतर निवास करेगा, जबकि जेलर आवासों की स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी अवस्था बंदी बैरकों से भी बदतर है। अधिनियम में तलाशी कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों की कोई बात नहीं की गई। धारा 36 के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित धारा को गैर जमानती धारा बनाया जाना चाहिए था। मोबाइल जैसी सामग्री बरामद होने पर बंदी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध। अगर अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी हो तो निश्चित तौर पर बंदी के विरुद्ध भी ये कार्रवाई का ऐसा अमल में लाया जाना चाहिए। प्रावधान भी बिल में होना चाहिए था। यदि कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा जावे तो ही कार्य का होनी ही चाहिए, करे कोई भरे कोई, ऐसा ना हो खाली जेल अधिकारियों के विरुद्ध ही कार्रवाई हो। धारा 43 आज के आधुनिक जमाने में भी पत्र लिखने की बात कही गई है। ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जबकि कारागार में प्रिजन इमेज कॉलिंग सिस्टम भी संचालित है। कैदियों को इसकी सुविधा भी दी जानी चाहिए। अधिनियम में कैदियों को संरक्षण दिया गया है, जबकि कर्मचारी अधिकारियों को भी वैसा ही संरक्षण मिलना चाहिए। मुल्ला आयोग की अन्य कमेटियों के सुझावों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए था। जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है और धारा 65 के प्रावधान लाकर अब तो उनको मांग भी उठा नहीं पाएगा। धारा 65 के प्रावधानों में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है वो अपने मौलिक अधिकारों के अपने हक की बात भी नहीं उठा पाएगा। इसको भी धारा 65 के प्रावधानों को इस पर विलोपित किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों कर्मचारियों को अनावश्यक अनुशासन कार्यों का सामना करना पड़ता है।